हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी की प्रीवियस ईयर जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ये सेशन है। और इस सेशन की मैं पूरी की पूरी सीरीज चला रहा हूं। आप इसके पहले भी देख सकते हैं, मैंने सेशंस लिए हुए हैं जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। अब दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, टाइम बहुत कम है और अब वो समय आ चुका है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्या पूछा गया उस पर फोकस करें। क्योंकि जीएस में जो इकोनॉमिक्स है आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए भी मिल जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो ऑप्शंस में चीजें होती हैं उन पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेशन मिस मत करिएगा, एंड तक जुड़े रहिएगा सभी लोग। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है, कोई भी डाउट कहीं पर लगता है तो चैट बॉक्स और चैट बॉक्स के बाद कमेंट बॉक्स, मान लीजिए आप बाद में देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए आगाज करते हैं आज के सेशन का। और ये रहा पहला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। सीडो इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। सीडो 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 एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आपसे पूछा गया सीडो किस के विकास से है, मतलब किससे संबंधित है, किसके विकास से संबंधित है, इनमें से किसका विकास सीडो करती है। पहला ऑप्शन है स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, स्टील इंडस्ट्री, इस्पात उद्योग, सोप इंडस्ट्री, साबुन उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। और आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से बताइए ABCD क्या होगा इसका सही ऑप्शन। जल्दी प्लीज आंसर करिए फटाफट सभी लोग। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, टाइम्स अप, फर्स्ट वन, और फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लघु उद्योग विकास संगठन कहते हैं। और स्मॉल इंडस्ट्रीज पे बेसिकली इसका फोकस होता है। अब स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब अगर मैं बात करूं तो पूरी एक जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है MSME की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, जैसे कैंडल का जो उद्योग हो गया, पापड़ का जो उद्योग हो गया, ठीक है, ये जितने भी छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जितनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो सब किस में आती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आती हैं। ध्यान रखिएगा। अब अगेन एक बात समझिएगा, इसका जो रेगुलेटर है, पूरा जो MSME का रेगुलेटर है इस सेक्टर का, वो एक बैंक है, वो बैंक है सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस इंडस्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं। वो फंड्स लोन के फॉर्म में कौन प्रोवाइड करता है, ये बैंक प्रोवाइड करता है। सिडबी के बारे में एक बात याद रखिएगा, सिडबी का हेड ऑफिस कहां पर है, लखनऊ में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन सीडो के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखिएगा। इट इज एन एपेक्स बॉडी एंड नोडल एजेंसी, ये ध्यान रखना है। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष एजेंसी, मतलब उसके ऊपर और कोई भी नहीं है। फॉर फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो लघु उद्योग हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उनसे संबंधित, उनके प्रमोशंस के लिए, मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए ये क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं जिससे उनका विकास हो सके। डेवलपमेंट कमिश्नर इज द हेड ऑफ सीडो। जो भी डेवलपमेंट कमिश्नर होता है एरिया का, वो क्या होता है, सीडो का हेड होता है। ध्यान रखिएगा। ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर किसको, दोज फॉलिंग विद इन द स्पेशलाइज्ड बोर्ड एंड एजेंसीज लाइक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, क्वायर बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्सेट्रा, फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सीडो। मतलब जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो सभी सीडो का हिस्सा हैं, बस इन ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को सीडो ही क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following taxes is levied by the state government only? निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में 3 सरकारें कर लगाती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें 2 प्रकार की होती हैं, स्थानीय शहरी सरकार जिसे हम नगर पालिका के नाम से जानते हैं, और स्थानीय ग्रामीण सरकार जिसे हम पंचायत के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर या 3 स्तर पर कर लगाए जाते हैं, 3 सरकारें कर लगाती हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से वो कौन सा कर है जो सिर्फ राज्य सरकार लगाती है, वही वसूलती है। पहला है कस्टम ड्यूटी, हिंदी में सीमा शुल्क। दूसरा एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर।
इनकम टैक्स आयकर, देन है गिफ्ट टैक्स उपहार कर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन, फटाफट आंसर करिए। ठीक है, 10 सेकेंड टाइम इनफ होता है जीएस में आंसर करने के लिए। यस, टाइम्स अप। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। अब ये मनोरंजन कर मैं आपको बता सकता हूं कहां पर, जब कभी भी मूवी देखने जाते हैं आप देखिएगा मूवी का जो टिकट होता है उस टिकट को अच्छे से पढ़िएगा, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। और इसी के लिए कई बार आप सुनते होंगे ये कहा जाता है ना कि मूवी टैक्स फ्री कर दी गई। जो मूवियां टैक्स फ्री कर दी जाती हैं दोस्तों, वो जो मूवीज होती हैं सस्ती होती हैं। आप देखने जाओ पीवीआर वगैरह में कहीं भी, क्योंकि सरकार ने टैक्स माफ कर दिया, क्योंकि वो राज्य सरकारों के हाथ में होता है। इसीलिए कुछ राज्य सरकारें जो कि टैक्स फ्री कर देती हैं मूवीज को, उन राज्य में वो जो मूवीज हैं क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, मतलब कम रेट पर आप उनको देख सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट टैक्स टोटली किसके हाथों में होता है, राज्य सरकार के हाथों में होता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे एरिया में कहीं पर भी आप जिस जगह रहते होंगे, कभी सर्कस वगैरह लगता है, वहां पर भी एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। तो आप जाते हैं, वो सब किसको जाता है, राज्य सरकार को जाता है, ध्यान रखिएगा। देन कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, देश के बाहर से कोई सामान मंगाना हो या भेजना हो तो बॉर्डर की बात आएगी। उस बॉर्डर पे जो टैक्स लिया जाता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी शामिल होती है। इनकम टैक्स, आयकर, आप जो इनकम अर्न कर रहे हैं, आय कमा रहे हैं, उस पर भी आपको एक कर देना होता है जो कि केंद्र सरकार, ये दोनों कर कौन लगाती है, केंद्र सरकार है। और तीसरा गिफ्ट टैक्स, ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है, तो इसको भी कौन लगाता है, केंद्र सरकार ही लगाती है। उपहार, ठीक है, आप जो उपहार आपको मिलता है उस पर भी आपको कर देना होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देन अगला बताइए, गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज द नेम ऑफ, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है, किस योजना का एक और नाम है। गोल्डन हैंडशेक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो जल्दी से बताइए गोल्डन हैंडशेक क्या है इसका एक और नाम। पहला है रिटायरमेंट स्कीम, मतलब सेवानिवृत्ति योजना। दूसरा है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। देन है वन रैंक वन पेंशन स्कीम, एक रैंक एक पेंशन योजना। देन है प्राइवेट सेक्टर रिटायरमेंट स्कीम, निजी क्षेत्र सेवानिवृत्ति योजना। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन, क्या होगा इसका सही ऑप्शन, जल्दी से बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। 10 9 8 7, फटाफट बताइए जल्दी से। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वीआरएस शॉर्ट में कहते हैं। ये शॉर्ट में जो मार्केट में फेमस है वो इस नाम से फेमस है, वीआरएस। कई बार आप सुनते होंगे, ठीक है, जैसे आपके फादर के कोई फ्रेंड वगैरह हैं, आपने सुना कि इन्होंने वीआरएस ले लिया। वीआरएस का मतलब है रिटायरमेंट के पहले ही रिटायरमेंट ले लेना, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो लगभग एक जो नियम है वो मैं बता रहा हूं, आप 20 साल नौकरी कर लेते हैं, देन आप वीआरएस के योग्य हो जाते हैं, वीआरएस के योग्य हो जाते हैं। तो इसके बाद अब अगेन 2004 के बाद तो पेंशन खत्म कर दी गई। तो 2004 के पहले के जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनको फिर ये 20 इयर्स कंप्लीट करने के बाद जब वो वीआरएस लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनको आगे पेंशन मिलने लग जाती है। वो फिर आगे अपना कोई भी और काम कर सकते हैं। तो इसे गोल्डन हैंडशेक स्कीम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वैच्छिक, खुद की इच्छा से सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट ले लेना। अगला बताइए, इफ अ कंट्री डीवैल्यूज इट्स करेंसी इट्स, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, याद रखिएगा मुद्रा का अवमूल्यन, समझिएगा दो बातें होती हैं। एक शब्द तो यह है डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ठीक है, और एक शब्द आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। दोनों का मतलब और इफेक्ट सेम होते हैं, बस इनका तरीका अलग अलग होता है। डीवैल्यूएशन जब भी होता है वो सरकारों के द्वारा किया जाता है। डीवैल्यूएशन कौन करती है? गवर्नमेंट्स करती हैं, सरकारें करती हैं। और डेप्रिसिएशन जो होता है वो अपने आप होता है, डेप्रिसिएशन अपने आप होता है, ठीक है। मुद्रा का मूल्य गिर जाना ही क्या होता है? डेप्रिसिएशन। बाजार में जब डिमांड एंड सप्लाई के कारण इफेक्ट आता है देन डेप्रिसिएशन, और जब सरकारें डीवैल्यूएट कर देती हैं अपनी करेंसी को तो क्या होता है? उसे हम डीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर सरकार अपनी मुद्रा को डीवैल्यूएट करती है, अवमूल्यन करती है, तो उसका क्या होगा? अब डीवैल्यूएशन का मतलब एक और मैं बता दूं, डीवैल्यूएशन का मतलब है डॉलर के कंपैरिजन में रुपया गिर जाना। तो गिरने का मतलब है अमाउंट बढ़ेगा। जैसे
$1 इक्वल्स टू अभी 82 रुपीज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो डीवैल्यूएट करने का मतलब है $1 इक्वल्स टू आगे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 85। इसी को डीवैल्यूएशन बोलते हैं, एप्रिसिएशन नहीं है ये। डॉलर के कंपैरिजन में क्या है, ये है डीवैल्यूएशन। ये जो एग्जांपल बताया यही डीवैल्यूएशन होता है। अब पहला ऑप्शन आपके पास है, एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर एंड इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। देन एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर एंड इंपोर्ट्स बिकम चीपर। निर्यात महंगा तथा आयात सस्ता हो जाता है। एक्सपोर्ट्स वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू इंपोर्ट्स वैल्यू। निर्यात मूल्य आयात मूल्य के बराबर हो जाता है। नो इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। निर्यात तथा आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही मतलब। अगर कोई सरकार इस तरीके का काम करती है, ठीक है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट के आधार पर एक काम किया जाता है कि अभी $1 इतना था, अब हम डीवैल्यूएट कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा उससे। टाइम्स अप। दोस्तों इसका जो फर्क होगा वो यहां पे आएगा। एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, ठीक है, निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा, निर्यात ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, निर्यात सस्ता हो जाएगा और इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। कैसे समझिएगा, देखिए एक्सपोर्ट्स का मतलब है आपने सामान दूसरे देश में भेजा, आपने सामान दूसरे देश में भेजा, आपको क्या मिलना है, डॉलर मिलना है। सोचिए $1 के मुकाबले पहले मुझे 82 रुपए मिल रहा था, वही एग्जांपल जो बताया ना ये वाला, इससे ले लीजिएगा 82 और 85 के आधार पर। तो वही मैंने आपको बताया, $1 के बदले जब हम एक्सचेंज कर रहे थे हमें 82 रुपए मिल रहे थे, 82 रुपीज। अब क्योंकि डिवैल्यूएशन हो गया है तो $1 के बदले हमें क्या मिलेगा, अब 85 रुपीज। तो हमारे लिए तो अच्छा हो गया, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। तो जब करेंसी डिवैल्यूएट होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों, हम मंगा रहे थे तो हमें पेमेंट करना है। कहां हम $1 के बदले 82 रुपीज दे रहे थे, अब हमें 3 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, 85 रुपीज देने पड़ेंगे। दैट्स वाई इंपोर्ट क्या हो जाता है, यहां पर महंगा हो जाता है। तो इसलिए जब भी कभी करेंसी डिवैल्यूएट करती है कोई भी कंट्री तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है, या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला बताइए, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इंडेक्स मेजर्स। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। क्षेत्रवार वितरण की बात हो रही है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। पहला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, देश का कृषि संबंधी विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, देश का आर्थिक विकास। सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, देश का सामाजिक विकास। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इंडेक्स, ठीक है, सेक्टोरल का मतलब ध्यान रखिएगा, यहां पर हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। क्षेत्र कौन कौन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। टाइम्स अप। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ये मेजर किया जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश का आर्थिक विकास। भाई हम जानना चाहेंगे ना, देखिए 3 सेक्टर हैं बेसिकली, मैंने आपको पहले ही बताया, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, फिर है द्वितीयक क्षेत्र, राइटिंग थोड़ा खराब है समझ लीजिएगा, ठीक है, देन है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी में क्या आता है, जितना भी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब कृषि, खनन, ठीक है, वन की बात होती है यहाँ पर, फॉरेस्ट्री, तो और मछली पालन, मत्स्य वगैरह, ये सब इसमें आता है। द्वितीयक में होती है मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण विनिर्माण, ठीक है। देन तृतीयक में हम सेवाओं की बात करते हैं, जैसे बैंकिंग सेवाएं हो गई, यातायात सेवाएं हो गई, ये जो एरोप्लेन में आप सफर कर रहे हो ये किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तो ये सेक्टोरल क्लासिफिकेशन हम जीडीपी का इसलिए करते हैं, हमें पता होना चाहिए किससे ज्यादा आ रहा है किससे कम। जैसे वर्तमान में जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है सेक्टर वो कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र का पार्टिसिपेशन मोर देन 50% है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमें, अगर हम सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ना करते तो क्या ये बात हमें पता चलती, नहीं पता चलती। तो हम इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री की बात करते हैं, ठीक है। अगला बताइए, ग्रीन बैंकिंग मीन्स, ये शब्द कभी आपने सुना है, बैंक में खाता है आपका और आप बैंक जाते हैं, लेकिन कभी ग्रीन बैंकिंग नाम का शब्द आपने सुना है, सुना हो तो बताइए। पहला ऑप्शन है बैंक्स फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक। देन बैंक्स फाइनेंसिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। देन बैंक्स फाइनेंसिंग फार्मर्स,
किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक। देन बैंक्स फाइनेंसिंग प्रो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। जल्दी से बताइए ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्रीन बैंकिंग, बैंकिंग तो आपने बहुत करी है, बैंकिंग एक्टिविटीज मतलब पैसे जमा करना बैंक में, पैसे निकालना, लोन चाहिए तो लोन आपको बैंक से मिल जाता है, ये बैंकिंग एक्टिविटीज होती है। लेकिन क्या होता है ग्रीन बैंकिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है डी। देखो जहां ये शब्द जुड़ जाए वहां एक चीज दिमाग में ले आइएगा, बात पर्यावरण की हो रही है। तो ग्रीन बैंकिंग का मतलब है जब बैंक ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करते हैं, फाइनेंस देते हैं, लोन देते हैं जो कि पर्यावरण को विकसित या पर्यावरण का विकास करने का काम कर रहे हैं। वही बात लिखिए, बैंक्स फाइनेंसिंग प्रो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनका काम होता है पर्यावरण का विकास करना। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जब फंड देते हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्रीन बैंकिंग। और कुछ छोटे छोटे काम भी इसमें आते हैं, जैसे आजकल आप देखते हो ग्रीन बैंकिंग को जो बैंक सपोर्ट करते हैं वो आपसे क्या कहते हैं? स्लिप मत लो। एटीएम में कई बार आप देखते हो ना, तो कहते हैं इफ यू सपोर्ट ग्रीन बैंकिंग तो स्लिप मत लो। हर बात में आप स्लिप निकाल लेते हो ना, तो नो। अगर ग्रीन बैंकिंग को सपोर्ट करते हो तो यस कर दोगे, फिर आपको कागज वाली स्लिप नहीं मिलेगी, क्योंकि कागज भी किससे बन रहा है? पेड़ों से बन रहा है। तो कागज का कम से कम इस्तेमाल भी क्या है? ग्रीन बैंकिंग है। ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप का मतलब है टर्शरी सेक्टर में इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी या कौन सी क्रिया है जो आती है? पहला ऑप्शन है फार्मिंग, खेती, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, तीसरा डेयरिंग, दूध बनाने का काम, ठीक है, या दूध बना मतलब डेयरिंग का है यहां पर, ठीक है, मतलब मिल्क से संबंधित, आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि मिल्क को बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, और जो बनाते हैं वो तो नकली वाला सिस्टम है, अरारोट वारारोट मिला करके। तो डेयरिंग का मतलब है पशु, एक तरीके से पशुपालन, ठीक है, गाय भैंस वगैरह को पालना और फिर क्या करना, ठीक है, दूध उनसे हमें मिलता है, उसको बाजार में बेचना, ये है डेयरिंग। ट्रेडिंग, ठीक है, व्यापार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए प्लीज, डेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग या फार्मिंग या ट्रेडिंग, तृतीय क्षेत्र में कौन सी क्रियाकलाप या कौन सी एक्टिविटी आती है? जो टाइम्स आप जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब समझ लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर शेयर मार्केट की, ठीक है। मान लीजिए शेयर मार्केट में जो पर डे बंदे क्या कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर लेन देन कर रहे हैं, वो किस में आता है? ट्रेडिंग में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आएंगी? सेवाएं है ना। स्टॉक मार्केट सर्विसेज क्या है? सेवाएं हैं, सर्विसेज। सारी की सारी सर्विसेज किस में आती हैं? तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अब फार्मिंग की बात हो रही थी, ये प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र की बात है, एग्रीकल्चर। देन मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंडरी सेक्टर की बात हो गई। डेयरिंग, ये कृषि से ही संबंधित है, पशुपालन वगैरह किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का। अगला बताइए, शेड्यूल बैंक इज अ बैंक विच इज, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, आप बैंक जाते हैं, अनुसूचित बैंकों के बारे में कभी न आपने ये सुना है कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेशनलाइज्ड, क्या ये राष्ट्रीयकृत बैंक है? नॉट नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकृत ना हो, बेस्ड इन फॉरेन कंट्री, दूसरे देश में स्थापित हैं, इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हों। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए किन बैंकों को शेड्यूल बैंक कहा जाता है? शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक हिंदी में कहते हैं। टाइम्स अप। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। दोस्तों ये कोई अलग से बैंक नहीं होते हैं, जिस बैंक में आपका खाता है वो शेड्यूल बैंक है। बस इतना याद रखिएगा, पहले ये कैटेगरी थी, राइट नाउ कोई नॉन शेड्यूल बैंक इंडिया में नहीं है, सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं। शेड्यूल बैंक का मतलब ये होता है आरबीआई एक्ट, आरबीआई आप जानते हो, आरबीआई काम करता है आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। इस एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में जितने भी बैंक सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, शेड्यूल्ड आरआरबीज जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो भी होते हैं, और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट बैंक वगैरह हैं इनको शेड्यूल मत समझ लीजिएगा, जैसे नाबार्ड हो गया,
सिडबी हो गया, ये विकास बैंक हैं, ये शेड्यूल्ड नहीं होते हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरी ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक और शेड्यूल्ड आरआरबीज, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। मतलब इन बैंकों के आगे आप देखोगे ग्रामीण बैंक शब्द हमेशा लगा हुआ मिलता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, व्हाट आर गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं। एक ये शब्द है गिल्ट एज, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है ये जो गिल्ट एज है ना, ये किससे संबंधित है। पहला है सिक्योरिटीज इश्यूड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र द्वारा जारी प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द जॉइंट वेंचर कंपनीज, संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियां। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। गिल्ट एज सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, टाइम्स अप। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां। दोस्तों प्रतिभूतियां क्या होती हैं, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट का माध्यम होती हैं। यहां पर भी आप जैसे आप बैंक में एफडी कराते हो ना, एफडी के बदले आप क्या करते हो, एफडी कराते हो मतलब एक कंफर्म अमाउंट बैंक को देते हो, बैंक उस पर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बदले में आपको क्या करता है, एक बॉन्ड, एक पेपर दे देता है, उसी पेपर को प्रतिभूति कहते हैं। सेम एज यहां पे होता है, बस ये बैंक ना होकर के सरकार सीधे क्या करती है, इनको इशू करती है, और जो लोग इसको खरीदते हैं, खरीदने का मतलब है आपने पैसे का निवेश किया है, तो जब आप निवेश करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के लिए ये गिल्ट एज शब्द इस्तेमाल होता है। तो गिल्ट एज मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगला बताइए, द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वॉज डेवलप्ड बाई, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। सामान्य संतुलन विश्लेषण ये किसने विकसित किया था, 4 ऑप्शन है आपके पास, मार्शल, रिकार्डो, वॉलरस, एडम स्मिथ। मार्शल, रिकार्डो, वॉलरस, एडम स्मिथ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एक थ्योरी है प्रॉपर, इस थ्योरी को किसने दिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। टाइम्स अप। इसको जो दिया था वो दिया था वॉलरस, और इनका पूरा नाम था दोस्तों जॉन वॉलरस। ठीक है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, नाम है लियोन वॉलरस। नाम क्या है इनका, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम है लियोन वॉलरस। इन्होंने इस थ्योरी को कहा था, अगेन थ्योरी क्या कहती है समझिएगा, हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है, डिमांड, देखिए ये वक्र होता है डिमांड का और ये वक्र होता है सप्लाई का। सप्लाई का मतलब देखिएगा, अब प्राइस अगर बढ़ता है, आप देखते हो किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो सप्लाई होती है वो बढ़ती है। डिमांड कम हो जाती है लेकिन सप्लाई बढ़ती है, ये दोनों नियम होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, आपूर्ति का नियम, वो ये कहता है अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो जब मूल्य बढ़ रहा है तो ज्यादा कमाने की बात करेंगे ना, तो यहां पर सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, मतलब ये जो पॉइंट है इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई क्या होंगी, एक प्राइस पे बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। और हर बाजार अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो इस बिंदु पर आने का प्रयत्न करती हैं। वही इन्होंने बताया था, लेकिन रियल में ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो संतुलन बिंदु की हम बात करते हैं, यहां तक चीजें नहीं पहुंचती हैं, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम है लियोन वॉलरस और ये क्या थे, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और इस पूरी थ्योरी को जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी या वॉलरसियन जनरल इक्विलिब्रियम के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें इन्होंने फंक्शनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमी का मतलब है सूक्ष्म, ठीक है, अर्थव्यवस्था, उसको इन्होंने पूरा कंप्लीट तरीके से इस थ्योरी के माध्यम से बताया था। और मेन जो बात थी वो मैंने आपको बता दिया, संतुलन बिंदु के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है, और इस सेशन की पूरी सीरीज लाइन से देखिए, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो एक बार सबको ओपन करके अच्छे से देखिए, हो सकता है किस्मत अच्छी रही और सब चीजें सही रही, डिट्टो क्वेश्चन ना मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी जितनी बातें बताई हैं दिमाग में रखिएगा, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।